नमस्कार दोस्तों, मैं मुदिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लक्ष्य आईएएस पे। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। ज़िंदगी का एक ही उसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद। दोस्तों, चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कोई आपको संभालने नहीं आता। जब आप खुद उठ के खड़े होते हैं तभी आप जीत सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, आज मैं आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाने वाली नहीं हूँ, बल्कि मैं ये बताऊँगी कि आप कम से कम समय में आधुनिक इतिहास को कैसे पढ़ें कि अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत इतिहास को हमको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसको क्रम में बांट दीजिए। ठीक है, पहला मैंने बांट दिया कि जो विदेशी कंपनियां हैं उनके आगमन से लेकर 1857 के विद्रोह तक का समय। दूसरा है कि 1857 से विद्रोह का समय लेके और 1947 आज़ादी तक का, और तीसरा 1947 के बाद का भारत। ठीक है, इस तरीके से हम बांट देते हैं तो पढ़ना आसान हो जाता है। अब मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं आपको क्रम बता रही हूँ कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान होगा। सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट में, यानी जब विदेशी कंपनियों का आगमन होता है। मध्यकालीन इतिहास हर्ष के काल के बाद खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, एक एक करके विदेशी कंपनियों का आना शुरू होता है। सबसे पहले क्या होता है, 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचता है और वो भारत की खोज करता है। यहाँ से व्यापार करके जाता है और बहुत लाभ कमाता है। और इसी से क्या होता है, पुर्तगाली भारत की तरफ आकर्षित होते हैं और पुर्तगाली आते हैं। तो पहले आपको याद रखना है कितनी कंपनियां भारत में आई, कितने विदेशी, और उनका आने का क्रम क्या था। सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, फिर आते हैं डच, फिर आते हैं अंग्रेज, फिर आते हैं फ्रेंच यानी फ्रांस वाले। और उसके बाद ये लोग अपनी एक एक कंपनी स्थापित करते हैं। पहले सब व्यापार में लाभ कमाना चाहते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि जब पुर्तगाली आए तो उनका कौन सा वायसराय था। ठीक है, अल्बकुर्क, अल्मीड़ा, किस तरीके से उन्होंने किया। उसके बाद ये लोग अपनी कंपनी स्थापित करते हैं। फिर अंग्रेज पहले कंपनी स्थापित करते हैं, डच बाद में करते हैं, फिर फ्रेंच कंपनी स्थापित करते हैं। फिर ये किस राज्य में आए थे। उसके बाद क्या होता है, इनका आपस में युद्ध शुरू हो जाता है कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन ज़्यादा व्यापार करेगा। तो इसको चलते हुए हमारे 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, मैसूर युद्ध होते हैं। ठीक है, उसमें ही हम हैदर अली और टीपू सुल्तान का पूरा पढ़ते हैं कि 4 युद्ध होते हैं, किस तरीके से हैदर अली भारत को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आता है कि सबसे जो इतिहास बदलने वाला काल होता है वो होता है 1757 का हमारा प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। 1757 जो प्लासी युद्ध होता है वो बंगाल में ये निश्चित कर देता है कि अब यहाँ पे ये लोग व्यापार के साथ साथ प्रशासन में भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो कंपनियां हैं। ठीक है, और 1764 में बक्सर युद्ध में वो पूरी तरीके से सिद्ध हो जाता है और बंगाल का नवाब हार जाता है, सिराजुद्दौला। ये पूरा सारा कांड पढ़ना है। इसके बाद क्या होता है कि जब ये हो जाता है फिर छोटे छोटे बहुत सारे जनजातीय विद्रोह होने लगते हैं आपस में। कर्नाटक मैसूर युद्ध ये तो कंपनियों के बीच आपस में हो रहे थे, और भारत के ये मुगल काल का भी गिरता हुआ चरम था जब पूरा समाप्त हो रहा था। तो वहाँ पे और ये सारे आपस में लड़ रहे होते हैं। और साथ में क्या होता है कि फिर धीरे धीरे ये लोग प्रशासन की तरफ चलते हैं। पहले जो कंपनियां आई थी ये व्यापार के लिए आई थी, बाद में धीरे धीरे प्रशासन में इंटरेस्ट लेने लगती हैं। और फिर क्या होता है कि छोटे जो जनजाति थे, किसान थे, ये लोग भी विद्रोह करने लगते हैं, उनके हक छीने जाते हैं। जैसे कि संथाल विद्रोह 1856 में संथाल विद्रोह हुआ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा भी जाता है कि 1857 की क्रांति से पहले कोई जनजातीय विद्रोह जस्ट पहले हुआ था तो संथाल विद्रोह हुआ था। अभी इसका यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर। तो इस तरीके से होता है। इसके बाद क्या होता है कि 1857 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूरे चेंज कर देता है चीज़ों को, वो होता है 1857 का विद्रोह। इसे कुछ लोग सैनिक विद्रोह कहते हैं, कुछ लोग प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह कहते हैं। सब लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। हुआ क्या था कि सैनिक दल में कारतूस आई थी जिसे मुंह से खोलना था, और उसमें कहा कि उसमें सुअर की चर्बी है या गाय की चर्बी है। तो ये इसे सैनिकों से बर्दाश्त नहीं हुआ और इसके खिलाफ विद्रोह की, जिसके लीडर मंगल पांडे थे, और बाद में उसके लिए उन्हें फांसी दी गई। तो यहाँ से विद्रोह शुरू होता है। कुछ लोग बस इसे सैनिक विद्रोह मान लेते हैं, पर कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम विद्रोह था, और यहाँ से कहानी चेंज होती है। तो पहले पार्ट में अगर आप इस तरीके से क्रम में पढ़ेंगे तो आपको ये याद रखना है कि पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, इनके आने का आगमन, उसके बाद ये लोग क्या क्या करते हैं, कर्नाटक और मैसूर युद्ध का घटनाक्रम याद रखना है, प्लासी और बक्सर युद्ध याद रखना है, संथाल विद्रोह याद रखना है, और कौन सी कंपनी क्या सामान भारत से वस्तुओं का आयात निर्यात करती थी ये याद रखना है। इसके बाद चलते हैं हम
मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1857 से 1947 का समय। 1857 से 1947 का समय क्या होता है, जब 1857 की क्रांति होती है तो उसके बाद क्या होता है कि पहली बार जो अंग्रेज और बाकी कंपनियां थी, पहली बार उनको झटका लगता है, उनको ये महसूस होता है कि अगर ये लोग एकजुट हो गए तो ये लोग हरा सकते हैं। जब एक सैनिक विद्रोह में इतना नुकसान हुआ है तो अगर ये लोग एकजुट हो गए तो हम यहाँ प्रशासन करना हमारा मुश्किल हो जाएगा। और फिर वो क्या करते हैं कि अब तक केवल व्यापार कर रहे थे, अब क्या होता है कि सीधा जो पूरा ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता चली जाती है। मतलब अब वो व्यापार मतलब कंपनी से ना लेकर अब प्रशासन की तरफ बढ़ते हैं और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। ठीक है, ये होता है और उसके लिए एक्ट भी आता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि भारत में थोड़ा वो रियायत देते हैं कि चलो तुम लोग भी हो, कांग्रेस पार्टी का गठन किया जाता है। कांग्रेस पार्टी का गठन कब होता है? 28 दिसंबर 1885। 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन होता है, ये आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन भी आता है। इसके बाद क्या होता है, जब कांग्रेस पार्टी बनती है तो इसमें दो तरह के नेता सामने आते हैं। हम देखते हैं कि इसमें पहले तो आते हैं नरम दल और दूसरा आते हैं गरम दल। जो नरम दल होते हैं वो थोड़े ऐसे नेता थे जैसे उदारवादी, जैसे कि इसमें फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी, जो लोग कहते थे कि प्रार्थना करें, हमें याचना करनी चाहिए अंग्रेज़ों से कि हम लोग को भी हक मिलना चाहिए, हमारे हकों की रक्षा होनी चाहिए, इसमें बिलीव करते थे। जबकि जो गरम दल था उसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, इस तरह के लीडर थे जो चाहते थे कि नहीं, हमें विद्रोह करके या अपनी बात के लिए पूरे हक से लड़ना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए। तो इस तरीके से दो तरह के लोग होते हैं। तो पहले जो दबदबा होता है वो उदारवादी लोगों का होता है। ठीक है, इस तरीके से कांग्रेस पार्टी का काम होना शुरू होता है। पर वो कांग्रेस पार्टी ये था कि तुम भारत के लोगों का मत रखोगे, इसलिए बनाई गई थी। उसमें कुछ कमी से लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, तो अंग्रेज़ों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि ये कुछ हमारे लिए कर पाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि गरम दल नरम दल में आपस में तो विवाद था ही। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जो उनके लीडर होते हैं, 1905 में क्या किया जाता है, 1905 में वो लोग चाल चलते हैं और बंगाल का विभाजन कर देते हैं। जो बंगाल है वो सबसे समृद्ध राज्य था और पूरा जो दबदबा था वो बंगाल के आसपास चलता था। तो बंगाल 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है, किसके द्वारा? कलजन के द्वारा। अब कलजन विभाजन करता है तो कैसे करता है? ऐसे विभाजन करता है बंगाल का कि एक तरफ मुस्लिम ज़्यादा हो जाए और एक तरफ हिंदू ज़्यादा हो जाए, जिससे वो लोग आपस में ही लड़े। इसका बहुत विरोध किया जाता है। इसी के तहत बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन चलाए जाते हैं। ठीक है, ये हर एक एक पॉइंट जो मैं बता रही हूँ, इससे हर एक पॉइंट से न जाने कितने एग्जाम में और न जाने कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 1905 में बंगाल विभाजन होता है और कलजन करता है। इसके बाद क्या होता है, 1906 में एक और घटना होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लोग का ये था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो हमारा नेतृत्व नहीं कर रही है, मतलब हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कोई बड़ी पार्टी नहीं है, तो मुस्लिम लीग का स्थापना होती है 1906 में। इसके बाद होता है कि 1907 में अब क्या हुआ कि जो कांग्रेस है उसका विभाजन हो जाता है। कांग्रेस दो भागों में टूट जाती है। कांग्रेस क्यों टूट जाती है? क्योंकि गरम दल जो था वो कहता था कि अब हम अत्याचार नहीं सह सकते, हमें आगे काम करना चाहिए। जबकि जो नरम दल था वो कहता था कि नहीं, अभी हमें रुकना चाहिए, हमें और उदार भावना से प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण होता है कि 1907 में पूछते हैं कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सूरत में हुआ था। और ये गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई थी। इसके बाद 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। इतने विद्रोह होते हैं, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। फिर आता है बाल गंगाधर तिलक का टाइम। बाल गंगाधर तिलक जो थे बहुत ही उग्र नेता थे, एक पत्रकार थे, बहुत ही समझदार थे। तो वो क्या करते हैं, मराठा क्षेत्र में थे, तो वो 1893 में गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव शुरू करते हैं महाराष्ट्र में मनाना। इसके अलावा वो पत्रकार थे, तो वो मराठा में केसरी नाम की पत्रिका चलाते हैं, गीता रहस्य की पुस्तक लिखते हैं और कई बार जो भी ये लोग करते थे उसके बारे में वो लिखते थे। तो इसलिए कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा, कई बार वो गांधी जी के सामने भी मतलब अपोजिशन में आ गए। तो और कई लोग उन्हें नहीं भी, जो शांत दल के यानी नरम दल के नेता थे, वो नहीं भी पसंद करते थे। तो इस तरीके से तिलक ने अपनी भूमिका निभाई। उसके बाद क्या होता है, 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हो रही होती है। गदर पार्टी कहाँ बनाई जा रही होती है? अमेरिका में बनाई जा रही होती है गदर पार्टी। उसके उसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह।
और जो लाला हरदयाल थे उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना होती है 1914 में, जिसको हम कहते हैं कामगारा माटू घटना। कामगारा माटू घटना क्या होता है 1914 में? इसमें क्या हुआ था कि एक जापानी जहाज़ ली गई थी किराए पे और उसे कनाडा भेजा गया था और उसमें यात्री भेजे गए थे बहुत सारे। तो क्या होता है कि यहाँ से खबर कर दी जाती है। अब कनाडा की जो सरकार होती है उस जहाज़ को कनाडा में उतरने ही नहीं देती। जब कनाडा में उतरने ही नहीं देती तो उस जहाज़ को वैसे ही भेज दिया जाता है भारत, और उसमें कई सैनिक मारे जाते हैं, लगभग 350 सैनिक जो होते हैं। तो इसी को कहा गया था कामागारा माटू। इससे भी न जाने कितने एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं। ये क्या घटना थी, इसके लिए कनाडा सरकार ने भारत से कुछ अभी माफ़ी भी मांगी थी। इसके बाद होता है 1916 में लखनऊ में। 1916 में लखनऊ में एक ऐतिहासिक घटना होती है कि जो गरम दल और नरम दल अभी अलग हो गए थे, अब ये मिल जाते हैं आपस में। और साथ साथ क्या होता है कि इनके साथ मुस्लिम लीग भी मिल जाती है। मतलब गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों आपस में मिल जाते हैं। पर मिलन ज़्यादा टाइम नहीं रहता। 1918 आता है। अब मुस्लिम लीग दोबारा, मुस्लिम जो होती है वो कांग्रेस पार्टी से विभाजित हो जाती है। कांग्रेस पार्टी से जब मुस्लिम भी अब विभाजित होती है तो इसको कहा जाता है कांग्रेस का द्वितीय विभाजन। पहला विभाजन हुआ था 1907 में, जब गरम दल नरम दल बटे थे। अब मुस्लिम लीग बढ़ती है तो इसको कहते हैं द्वितीय विभाजन। इसके बाद 1916 में एक महत्वपूर्ण घटना होती है होम रूल लीग। होम रूल क्या था कि अपना शासन स्वशासन की ये एक धारणा आई थी आयरलैंड से। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं पहले तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी शुरू करते हैं ये हमारे उत्तर भारत में। ठीक है, 1916 में। और उसके बाद 1916 में ही शुरुआत में ये करते हैं और उसके कुछ महीनों बाद एनी बेसेंट करती हैं, वो दक्षिण भारत में करती हैं। एनी बेसेंट थी जो वो आयरलैंड की महिला थी, लेकिन वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत फाइट करती हैं। तो एनी बेसेंट का होम रूल और तिलक का होम रूल इस तरीके से पढ़ाया जाता है। इसके बाद आता है कि 1918 में मुस्लिम लीग भी अलग हो गई, होम रूल हो गया। इसके बाद आता है 1919। मैं क्रम वाइज आपको बता रही हूँ घटनाएं। रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? एक जिसको काला कानून कहा गया था। इसमें क्या था कि किसी भी अगर किसी को शक होता है कि आप विद्रोह फैलाने या इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो उनको कोई वकालत, मतलब ना ही वकील दिया जाएगा, ना ही कुछ कारण बताया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरीके का कानून बना दिया ब्रिटिशरों ने। अब वो किसी को भी पकड़ के जेल में डाल देते थे, तो इसको काला कानून कहा गया और कहा गया इसके खिलाफ विद्रोह किया गया। कई जगह पे लोगों ने धरने दिए, ये हुआ। तो 1919 का रॉलेट एक्ट क्या था ये समझ में आ गया। और इसके बाद ही क्या होता है कि पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक होते हैं वहाँ के नेता। उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। जब पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं और धरना देते हैं, मतलब शांतिपूर्ण रूप से। लेकिन उसमें जनरल डायल आता है, गोलियां चलवा देता है और बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाते हैं, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। 1919 में हुआ था, इसलिए ये 2019 में 100 साल पूरे हुए और अभी इसका 101 वर्षगांठ थी, इसलिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके बाद आता है गांधी युग। जो गांधी जी थे वो जनवरी 1915 में भारत वापस आए थे। अब जब गांधी जी की एंट्री होती है इसमें, तो इसको जनवरी में आए थे, तो जनवरी में इसको 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी लौटे थे विदेश से। जब गांधी जी आते हैं तो गांधी जी का शुरू हो जाता है सत्याग्रह। गांधी जी 1917 में 18 में सत्याग्रह करते हैं। पहले वो बिहार जाते हैं, वहाँ पे तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ सत्याग्रह करते हैं चंपारण में। फिर वो 1917 और 18 में करते हैं गुजरात के खेड़ा में और गुजरात के अहमदाबाद में मजदूर मिलों के लिए, और गुजरात के खेड़ा में करते हैं तब उनका पटेल जी भी साथ देते हैं। तो इस तरीके से जो गांधी जी के ये 3 सत्याग्रह हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें याद करना है कि कहाँ पे कब और किस मुद्दे पे था। जैसे अहमदाबाद में मजदूर मिल का था, गुजरात के खेड़ा में क्या था, चंपारण में था तो तिनकठिया प्रणाली यानी नील की खेती करवाई जाती थी, जो सबसे उपजाऊ ज़मीन होती थी। तो क्या मुद्दा था और कब किया गया ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्या होता है 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया जाता है गांधी जी द्वारा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि आप सहयोग ही मत करो, स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, किसी भी काम में सहयोग मत करो। ठीक है, ये चलाया जाता है। कामयाब काफ़ी हद तक होता ही है, लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी घटना हो जाती है चोरी चोरा की।
22 फरवरी को एक स्थान था चोरी चौरा, जहाँ पे एक पुलिस थाने में आग लगा दी जाती है। वहाँ पे बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, ये हिंसा में बदल जाता है। गांधी जी बहुत इससे रुष्ट होते हैं और गांधी जी तुरंत असहयोग को वापस ले लेते हैं। इससे कई नेता उनके अपोज में भी चले जाते हैं कि असहयोग पूरा मतलब वो लोग हमारे कंट्रोल में आते हैं, उससे पहले गांधी जी ने वापस ले लिया। पर गांधी जी कभी भी किसी भी आंदोलन को हिंसा में होते हुए नहीं देख सकते थे। तो ये होता है और असहयोग वापस ले लिया जाता है। इसके बाद 1930 में गोलमेज सम्मेलन होता है, मतलब कि जहाँ पे जाते थे और सारे मतलब सारी जातियों के रिप्रेजेंट करते थे, कि अनुसूचित जाति जनजाति के लीडर, कांग्रेस पार्टी के लीडर और ब्रिटिशर्स होते थे और सब अपनी अपनी बात रखते थे। इसमें 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं 1930, 31 और 32 में, ये ध्यान रखना है। इसके बाद क्रिप्स मिशन भारत भेजा जाता है कि भारत को किस तरीके से कानून बनाना है इसके लिए, जिसका बहिष्कार कर दिया जाता है। उसके बाद आता है फाइनली 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति और भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त क्रांति और भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद फाइनली 1947 और भारत होता है आज़ाद। अब भारत तो हो गया आज़ाद 1947, पर यहाँ पे आधुनिक भारत ख़त्म नहीं होता, आधुनिक भारत का इतिहास। इसके बाद आता है 1947 के बाद का भारत। 1947 के बाद का भारत को या तो नेहरू युग के नाम से भी जाना जाता है, कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके दौरान कई कार्य किए जाते हैं, वो याद रखना है। लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं और लाल बहादुर शास्त्री पूरे 5 वर्ष के लिए नहीं रह पाते। उसके बाद इंदिरा गांधी आती हैं और इंदिरा गांधी का कार्यकाल उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन किया जाता है, उसमें इंदिरा गांधी बहुत सारे चेंजेस करती हैं, ठीक है। जो वो चेंजेस करती हैं तो उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मतलब संविधान का छोटा रूप, छोटा संविधान ही बना दिया जाता है। इतने सारे संविधान में संशोधन करके बदलाव किए जाते हैं, वो याद रखना है। आपातकाल लगाया जाता है, आपातकाल में क्या क्या हुआ था वो याद रखना है और आपातकाल क्या था। इसके बाद फिर क्या होता है कि राजीव गांधी, संजीव गांधी, उनका आपको नाम लीडर का ये याद नहीं रखना, बल्कि जो उनने पॉलिसीज़ और कार्यकाल में जो काम किए गए वो याद रखना, क्योंकि प्रश्न ऐसे आते हैं कि भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, शिक्षा की नीति में आज़ादी के बाद क्या क्या बदलाव आए थे, ठीक है। इस तरीके से जो कार्यकाल थे, किसका राष्ट्रीयकरण किया गया, आपातकाल के दौरान क्या क्या फैसले लिए गए और इसमें सबसे महत्वपूर्ण लीडर कौन था। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं, या फिर घटनाक्रम में आप सजाइए, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आप बांटेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस वाले पोर्शन को कंप्लीट करिए, फिर आप इस वाले पोर्शन को करिए और फिर आप इस वाले पोर्शन को करिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न इससे आते हैं, फिर इससे आते हैं, फिर इससे आते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको आधुनिक भारत का इतिहास टॉपिक वाइज कैसे पढ़ना है। अब हम एक एक टॉपिक को लेकर वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आधुनिक इतिहास को पढ़ने का तरीका बदलें, आप क्रम को याद रखें। क्रम को याद रखने से आपको कभी भी इतिहास बोरिंग नहीं लगेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। देखने के लिए धन्यवाद।